स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका मांग जो है एग्जाम में लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। केमिस्ट्री का भरण लगातार बढ़ रहा है। तो आइए बिना समय गवाए इस केमिस्ट्री के टॉप 25 सीरीज को एक एक करके देख लेते हैं। केमिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? आपके ऑप्शन से ए MgSO4, बी Na2CO3 × 2H2O अर्थात धावन सोडा, सी ZnSO4 या डी NaSCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं। उत्फुल्ल वो ऐसे क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं जिन्हें वायु में रखने पे ये अपना संपूर्ण या कुछ जल जो है वायु में मुक्त कर देते हैं। उपयुक्त ऑप्शन से अब आपको स्पष्ट होगा कि निम्नलिखित में से ऑप्शन बी में जल की मात्रा है, इसलिए यही विकल्प सही होगा जो एक उत्फुल्ल पदार्थ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन से ए अपरिवर्तित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा जो है वो घट जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं 3 है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? आपके ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइसल्फाइड, सी मेथेन या डी SO2। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन सी अर्थात CH4 इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। मैं आपको बता दूं कि कार्बनिक यौगिकों में ऑक्साइड एवं सल्फाइड सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प भी ऑप्शन सी ही होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, एमरी नाम दिया गया है। एमरी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से शुद्ध एल्यूमिनियम धातु को, बी अशुद्ध एल्यूमिना को, सी एल्यूमिनियम नाइट्रेट को या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एमरी जो है अशुद्ध एल्यूमिना को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं में द्रव है, यानी अधातुओं में कौन सा द्रव है? आपके ऑप्शन से केवल ब्रोमीन, बी क्लोरीन तथा ब्रोमीन, सी केवल फास्फोरस या डी अधातुओं में से कोई द्रव नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 5 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अर्थात केवल ब्रोमीन जो है एक द्रव अधातु है। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर 6 है, धातुओं में चमक होती है, अर्थात धातुओं में चमक किस कारण से होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी सुचालकता के कारण या डी अधिक घनत्व के कारण। तो धातुओं में जो चमक होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? अर्थात जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो इनमें से कौन सी धातु इसमें सम्मिलित नहीं होती है? आपके ऑप्शन से ए कॉपर, बी निकिल, सी जिंक या डी सिल्वर। तो इस प्रश्न का उपयुक्त जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात सिल्वर। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो सम्मिलित होगा ही, परंतु आपको पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु ही उपस्थित नहीं होती है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 है, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु है, अर्थात कॉमन रूप से इन तीनों में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? आपके ऑप्शन से जिंक, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर या डी एल्यूमिनियम। तो पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कॉपर जो है कॉमन होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में है, अर्थात जर्मन सिल्वर का जो कंपोजिशन है वो किन धातुओं से मिलकर बनता है? आपके ऑप्शन है ए कॉपर, स्टेनस तथा निकिल, बी अर्जेंटम, जिंक तथा कॉपर, सी जिंक कॉपर तथा निकिल, डी Ag अर्जेंटम जिंक प्लस निकिल। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात जिंक कॉपर तथा निकिल। इसमें जो है अर्जेंटम अर्थात चांदी शामिल नहीं होता है। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फफोलेदार कॉपर अर्थात ब्लिस्टर कॉपर है। आपके ऑप्शन ए कॉपर की एक मिश्र धातु है, बी कॉपर का एक यौगिक है, सी शुद्ध कॉपर है या डी कॉपर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है। तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हैं।
तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अर्थात कापर, जिसमें लगभग 2% अशुद्धि होती है उन्हें फफोलेदार कापर या ब्लिस्टर कापर कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कोरंडम का सूत्र क्या होता है। कोरंडम जो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका सूत्र जो है आपके ऑप्शन से Al2O3 × 2H2O, B Na3Al F6, C Al2O3, D Al2SO4 का होल थ्राइस। तो कोरंडम का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्माइट मिश्रण है अर्थात थर्माइट जो मिश्रण है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। आपके ऑप्शन से ए फेरम तथा एल्युमिनियम का चूर्ण, बी Fe2O3 तथा एल्युमिनियम चूर्ण का, सी कापर तथा एल्युमिनियम चूर्ण का, या डी CaO2 तथा एल्युमिनियम चूर्ण का। तो थर्माइट जो है Fe2O3 तथा एल्युमिनियम चूर्ण का मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग हम रेल की पटरियों को भरने में करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम विद्युत ऋणी है अर्थात विद्युत ऋणी सबसे कम इसमें से कौन सा विकल्प है। आपके ऑप्शन है लिथियम, बी फेरस, सी एल्युमिनियम Au अर्थात सोना, डी Na अर्थात सोडियम। तो सबसे कम विद्युत ऋणी निम्नलिखित में से सोडियम ही है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो आपके ऑप्शन ए परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, बी परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, सी अणुभार के वृद्धि क्रम में, या डी वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। तो आपको पता ही होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में जो है तत्वों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें जो है तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखा गया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए 8, बी 2, सी 32, या डी 18। तो प्रश्न नंबर 15 का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अर्थात 2, क्योंकि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन से ए 7 होती है, बी 9, सी 8, या डी 16। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए। हेलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वो है अर्थात हेलोजन को किस समूह में रखा गया है। आपके ऑप्शन से पहला, बी तीसरा, सी 5वां, या डी 7वां। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अर्थात 7वें समूह में जो है हेलोजन समूह को रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता कितनी है अर्थात वैलेंसी इसकी कितनी है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अर्थात 3। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक नाम है अर्थात अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन ए बेजेलियस ने, बी बोरबरी ने, सी न्यूलैंड ने, तथा डी प्राउट ने। तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड ने प्रस्तावित किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। आपके ऑप्शन है ए सोडियम तथा कैल्शियम, बी सोडियम तथा बेरियम, सी सोडियम तथा पोटेशियम, डी कार्बन तथा क्लोरीन। प्रश्न नंबर 20 का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अर्थात सोडियम तथा पोटेशियम। तो प्रश्न नंबर 21 है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है 9, बी 7, सी 18, या डी 16। तो समूहों की संख्या जो है 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT में R का मान निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है गैस की प्रकृति पर, बी गैस की मात्रा पर, सी गैस के दाब तथा आयतन पर, या डी गैस के ताप पर। तो PV = nRT में R जो है नियतांक होता है, तो यह जो है आपके गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन ए परमाणुकता पर, बी विशिष्ट ऊष्मा पर, डी
सी अणुभार पर या डी संयोजकता पर। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब होगा अणुभार पर, अर्थात गैस के विसरण दर जो है अणुभार पर निर्भर करती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। आपका ऑप्शन है विमंदक का, बी नियंत्रक का, सी शीतलक का या डी ईंधन का। तो जो है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट जो है विमंदक का कार्य करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। नियंत्रक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ें, D2O इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, बी बैकरल ने, सी रदरफोर्ड ने तथा डी आई क्यूरी तथा जोलियट ने। तो प्रश्न नंबर 25 का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अर्थात आई क्यूरी तथा जोलियट ने। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज आई क्यूरी तथा जोलियट ने किया था, जबकि रेडियो एक्टिविता की खोज बैकरल महोदय ने किया था। तो इसी के साथ आज का यह सीरीज यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।